कविता गांव में रहा करती थी। कविता ने अपने बेटे राम को शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। अब जैसे ही कविता को पता चलता है कि उसके बेटे की शहर में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब वो बहुत जल्द गांव वापस आने वाला था, तो कविता फटाफट अपनी बहन को फोन करती है और अपनी बहन से कहती है, अरे छोटी, मेरे राम की पढ़ाई पूरी हो गई है और वो जल्द ही गांव आने वाला है। मैंने तो सोच लिया है कि जब वो यहाँ आएगा ना, तो मैं उसे वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सरप्राइज दूंगी उसे। पर जीजी, तुमको राम बिटवा को कौन सा सरप्राइज देना है? उसके रिश्ते की छोटी। अब जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, वैसे ही अपने राम बिटवा के लिए पढ़ी लड़की ढूंढूंगी ना। और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका रिश्ता पढ़ी लिखी लड़की से करवा रही हूँ, तो सोच मेरा बेटा कितना ज्यादा खुश होगा। अब कविता के कहने पर उसकी बहन राम के लिए रिश्ता देखने लगती है और एक दिन कुछ रिश्तेदार कविता के घर आते हैं। अरे कविता बहन, हमने आपके बेटे की तस्वीर देखी है। हमें तो तस्वीर देखते ही आपका लड़का पसंद आ गया। हमें तो ये रिश्ता भी मंजूर है। अब बस जल्दी से आपका बेटा गांव आ जाए और फिर हम अपने बच्चों की चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे। हमें भी बस अपने बेटे का आने का इंतजार है भाई साहब। कविता घर आए मेहमानों से बात कर ही रही होती है कि उसी समय उसका बेटा राम इमली नाम की एक लड़की से शादी करके गांव आ जाता है। राम के साथ शहरी लड़की को देख कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, अरे बिटवा, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? शहर की दोस्त है क्या? नहीं माँ, इमली मेरी दोस्त नहीं, मेरी बीवी है। मैं शहर से आपके लिए शहरी बहू लेकर आया हूँ। का बोला तू? हे भगवान, ये मुंह पर लाली लिपस्टिक चोपने वाली लड़की गोबर कहाँ से उठाएगी भला? हाय राम जी, ये हमारे लिए शहर की बहू लेकर आया है। भला ये शहर की लड़की गांव का काम कैसे करेगी? अरे कविता बहन, तुम तो बड़ा कह रही थी कि तुम्हारा राम जैसा बेटा है, पर इस लड़के को देखो। इस लड़के को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ इसकी हकीकत मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी दो आंखों से देख ली, वरना ये लड़का तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देता। इतना बोलकर घर आए मेहमान चले जाते हैं। घर से जाते मेहमानों को देखकर कविता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अपने बेटे से कहती है, अरे हमने तेरा नाम राम रखा था ताकि तू भगवान राम जैसा संस्कारी होगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन तू तो हमारे ही प्राण लेने पर तुला हुआ है। वचन तो तुझे याद ही नहीं होगा, तभी तो तूने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी इस शहरी बहू को लाकर। सासू माँ, डोंट वरी, मुझे सारा काम आता है। आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी मैं। आप बस मेरा गृह प्रवेश करवा दो। दरअसल मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आखिर इतनी दूर से बस से जो ट्रैवल कर कर आई हूँ। देखो जीजी, अब जो भी है जैसी भी है, ये लाली लिपस्टिक वाली शहरी बहू तुम्हारी असली बहू है। गुस्सा थूक दो और बहू को घर में रखी लो। अब यही तुम्हारी असली इज्जत है। अब ना चाहते हुए भी कविता अपनी शहरी बहू को घर में आने की इजाजत दे देती है। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। इमली पहली बार गांव में आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गांव में क्या सामान कहाँ रखा है और कैसे कौन सा काम करना है। तभी कविता गुस्से में इमली के पास आती है और इमली से कहती है, लाली लिपस्टिक शहरी वाली बहू, तू तो बड़ा कह रही थी उस दिन कि तुझे घर का सारा काम करना आता है, लेकिन तू कुछ करती क्यों नहीं? 2 दिन हो गए हैं तुझे यहाँ आए, तूने अब तक किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया है। सासू माँ, अपनी पूरी लाइफ में आज तक मैं विलेज नहीं आई। आज पहली बार विलेज में आई हूँ। मुझे यहाँ के तौर तरीके समझ नहीं आ रहे। अगर आप मुझे किचन बता दो कि किधर है, तो मैं आपके लिए कोई न्यू डिश बना दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। चलो हमारे साथ रसोई घर में। अब कविता इमली को अपने साथ रसोई घर में ले जाती है, जहाँ इमली मिट्टी का चूल्हा और सूखी लकड़ी देख हैरान हो जाती है। उसने ऐसा किचन पहली बार देखा था, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। ये सब देखकर इमली का मुंह बन जाता है और वो अपनी सास से कहती है, सच में आई डोंट नो कि आप ऐसी रसोई में कैसे खाना बना लेती हैं। ये मिट्टी का चूल्हा, ओह माय गॉड, मैं इस पर खाना नहीं बना सकती। आई एम सॉरी। हमारे शहर में मॉड्यूलर किचन होता है। मॉडल सुना था, मॉडर्न लड़की सुना था, अब किचन भी मॉडल होने लगा क्या? बताओ भला। अब बहू रानी, जैसा भी है जो भी है, यही है हमारा देहाती रसोई। अब तुम्हें इसी रसोई घर में खाना बनाना होगा। अब चलो घर के बाहर, और भी कुछ काम है वहाँ पे, वो भी तुम्हें बता देते हैं।
इतना बोलकर कविता इमली को अब अपने तबेले में ले जाती है, जहां उसने 4 भैंस बांधी थी। अब कविता अपनी बहू को तबेले की सफाई करने को कहती है, भैंसों को नहलाने को कहती है और नीचे जमीन पर पड़े गोबर को हाथ से उठाने के लिए कहती है, जिस पर इमली अपनी सास से कहती है, क्या अब मुझे इस देहात में आकर गोबर उठाना पड़ेगा, इन भैंसों को नहलाना पड़ेगा? नो 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 नो, ये सब कुछ मुझसे नहीं होने वाला। अच्छा, तो तुमसे ई ना हो पाई तो एक काम करो, वो रास्ता दिखाई दे रहा है, ई रास्ता शहर की ओर जाता है, शहर चली जाओ हमारी बिटवा को छोड़ के। इमली राम से बहुत प्यार करती थी और राम के लिए कुछ भी कर सकती थी। बस यही वजह थी कि जब इमली को पता चला कि राम से शादी करने के बाद उसे गांव में रहना पड़ेगा, तो इमली ने राम से शादी कर ली थी। माँ जी, मैं सारे काम कर लूंगी, मैं राम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आपके घर का कोई काम अधूरा रह गया तो आप मुझे आज ही समझा दीजिए, क्योंकि कल से बस आपको आराम करना है। ठीक है, फिर हम तुम्हें घर की लीपा पोती भी सिखाई देते हैं, कैसे खेती होती है वो भी बताई देते हैं। जिसके बाद कविता अपनी बहू को गांव के तौर तरीके सिखाने लगती है, वहाँ का रहन सहन और काम भी सिखाती है। समझ आया गोबर से उपला कैसे बनता है और घर की लीपा पोती कैसे की जाती है। इस बार तुमसे अगर गलती हुई ना तो हम तुम्हें बरनी से झाड़ देंगे। सासू माँ, डोंट वरी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। जैसे मैंने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सीख लिया ना, वैसे मैं उपले बनाना भी सीख लूंगी और बहुत जल्द इन भैंसों को संभालना भी। और खेती कौन देखेगा? तुम्हारा मरा हुआ ससुर। सारी गलती ना राम की है, शहरी बहू उठाकर ले आया हमारे लिए। अरे गांव की लड़की होती तो कम से कम उसे ये सारे काम सिखाने नहीं पड़ते। सासू माँ, आप टेंशन काहे लेते हो? आपकी शहरी बहू बहुत जल्दी गांव की देसी बहू बन जाएगी। इमली को गांव की भाषा बोलता देख कविता को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद कविता फिर कभी अपनी बहू से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करती और इमली भी बहुत जल्द घर के सारे काम सीख जाती है। जिसके बाद कविता आराम से बैठकर राज करती है और इमली अपनी सास का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। श्याम काफी गरीब था, जो अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था। हमेशा की तरह आज भी शाम मजदूरी करके रात में 10 बजे घर आया था, जहां उसकी तीनों ही पत्नियां पिंकी, रिंकी और काजल उसके इंतजार में बैठी होती है। आ गए आप? आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। सही कह रही है पिंकी, आज कोई लगता है बड़ा काम आ गया था। अगर आज कोई बड़ा काम आ गया था तो आपको तनख्वाह भी ज्यादा मिली होगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे मूर्ख औरतों, तुम दोनों सिर्फ पैसे की बात उनसे करती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? ये बेचारे थके हारे आए हैं। आइए श्याम जी, बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हम तीनों ने भी अब तक कुछ खाया नहीं है। वैसे आखिर हमारे संस्कार जो है कि जब तक पहले पति ना खा ले तब तक पत्नियां नहीं खा सकती। हाँ, जानता हूँ मैं तुम तीनों के संस्कार। खैर, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ, मेरे लिए खाना लगा दो। अब शाम हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है और खाने में रोज की तरह सादा दाल चावल देखकर वो दुखी हो जाता है। उसके चेहरे की उदासी उसकी तीनों बीवियां पढ़ लेती है और काजल बोलती है, श्याम जी, आप फिर उदास हो गए खाने को देखकर? श्याम जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि खाने को देखकर उदास मत हुआ करो, ऐसे में खाने का अपमान होता है। काजल बिल्कुल सही कह रही है। मैं जानती हूँ कि आप इस खाने को देखकर अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, लेकिन अपनी किस्मत को कोसने से कुछ भी नहीं होगा। हम तीनों सौतने एक दूसरे को बहन मानकर हंसी खुशी रह रही हैं और हमें जो भी खाने को मिलता है हम उसे लड़ झगड़ के हंसी खुशी खा लेते हैं। हाँ श्याम जी, अब आप जल्दी से खाना खा लीजिए, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। आज दिन का खाना मैंने छोड़ा था, इसीलिए अभी का खाना रिंकी छोड़ने वाली है और सुबह का तो काजल छोड़ती है ही। इसी चीज का तो दुख है मुझे कि मैं तुम तीनों को 3 टाइम का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। तुम तीनों को ही एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ता है ताकि मेरा पेट भर सके। काश कि उस दिन माउस ढोंगी बाबा की बातों में ना आती। फ्लैशबैक। बाबा जी, मैंने हर जगह बात कर ली पर मेरे श्याम की तो शादी ही नहीं हो रही। अरे क्या फायदा इतना बड़ा घर होने का जब इस घर को संभालने के लिए मेरी बहू ही नहीं होगी। बच्चा, हम तुम्हें कई बार समझा चुके हैं कि तुम्हारे बेटे का विवाह नहीं होगा। अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे बेटे का विवाह हो तो उसके लिए तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी।
बाबा जी मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बस आप मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मेरे बेटे की चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। तुम्हारे बेटे पर मंगल और शनि दोनों ही भारी हैं, दोनों ही आपस में युद्ध कर रहे हैं, बस इसलिए तुम्हारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा। और अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे बेटे की शादी हो जाए तो इसके लिए रविवार को तुम अपने बेटे की शादी पीपल के पेड़ से करवा देना, और उस दिन पीपल के पेड़ की जो पहली 3 लड़की पूजा करते तुम देखोगी, उन्हीं 3 लड़की से तुम अपने बेटे की शादी करवा देना। वही तीनों लड़कियां बनेंगी तुम्हारे घर की बहू रानी। क्या 3 लड़की? पर बाबा जी मुझे तो अपने घर के लिए एक ही बहू चाहिए थी। बाबा जी मेरा एक ही बेटा है, 3 नहीं। पर तुम्हारे बेटे के हाथों की रेखा में तो 3 कन्या है ना बच्चा, और अगर तुमने उन तीनों कन्या से अपने बेटे का विवाह नहीं कराया तो तुम्हारा बेटा सारी उम्र कुंवारा ही रह जाएगा। नहीं नहीं बाबा जी, मुझे अपने बेटे की शादी के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कुंवारा रहे। अब क्या था, अब शाम की माँ बिल्कुल ऐसा ही करती है और रविवार वाले दिन जबरदस्ती शाम की शादी पीपल के पेड़ से करवा देती है। तभी वहाँ 3 लड़कियाँ पीपल के पेड़ की पूजा करने आती है और शाम की माँ उन तीनों ही लड़कियों के घर जाकर अलग अलग डेट पर अपनी बेटी की शादी तय कर देती है। इस बात से अनजान तीनों के माता पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं और शादी होने के 1 महीने बाद शाम की माँ अपनी तीनों बहू को घर लाती है। जब शाम की तीनों बहू को पता चलता है कि शाम की 3 बार शादी हुई है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी आपने और आपके बेटे ने हम तीनों के घर वालों को धोखा दिया। अगर आपने अपने बेटे की शादी पहले ही करवा दी थी तो मुझसे क्यों करवाई फिर? अरे अगर मुझे पता होता कि ये आदमी और इसकी माँ झूठी है और मुझसे शादी होने के बाद मैं तीसरी बीवी बन जाऊंगी तो मैं इस इंसान से कभी शादी नहीं करती। रोड पर रहना मंजूर होता मुझे, पर इस आलिशान घर की बहू कभी नहीं बनती मैं। मुझ गरीब के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरी माँ इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें पता चला तो वो तो इस दुनिया से ही जल बसेंगी। मेरी माँ इस दुनिया से जाए उससे पहले मैं आपकी माँ को श्राप देती हूँ कि वो 1 महीने के अंदर मर जाएंगी और उनके मरते ही आप सब रोड पर आ जाओगे, रोड पर। अरे मूर्ख लड़की, तूने ये कैसा श्राप दिया है? ये श्राप तूने मुझे नहीं बल्कि खुद को दिया है। 1 महीने बाद तो मैं मर ही जाऊंगी, उसके बाद तुम और मेरा बेटा सारे सड़क पर आ जाओगे। इस तरह से जाने अनजाने में पहले तो शाम की माँ सबसे बड़ी गलती करती है अपने बेटे की 3 शादी करवाकर, जिसके बाद कम दिमाग पिंकी अपनी सास के साथ अपने पति और अपनी दोनों सोतन और खुद को भी शराब दे देती है। इस तरह से 1 महीने के अंदर अंदर शाम की माँ मर जाती है और शाम अपनी तीनों बीवियों के साथ रोड पर आ जाता है। फ्लैशबैक आउट। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोगों को ये लगता है कि सब कुछ मेरे श्राप की वजह से हुआ है? अगर आप सबको ये लगता है कि ये सब कुछ मेरे श्राप की वजह से हुआ है तो आज मैं फिर से शाम जी को श्राप देती हूँ कि जब वो कल काम ढूंढने जाएंगे तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और उसके बाद हम तीनों के पास बहुत बड़ा काम आएगा और उसके बाद हम तीनों रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये श्राप अच्छा है। वैसे भी शाम जी की वजह से हम तीनों अपना एक समय का खाना छोड़ दिए हैं। अगर शाम जी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो तो कुछ खाएंगे ही नहीं और हम तीनों पेट भर के खाएंगे। अरे बेवकूफ औरतें, तुम दोनों को अभी भी खाने की पड़ी है। अरे रिंकी तू ये देख कि पिंकी ने कितना अच्छा श्राप दिया है। हम तीनों के पास बहुत बड़ा काम आएगा और हम भी अमीर बन जाएंगे। फिर हम तीनों पहले की तरह शाम जी के साथ खुशी खुशी रहेंगे। पता नहीं कैसी बीवियां मिली है मुझे। हे भगवान, अगर कभी भी तूने मेरा भला चाहा है तो मुझे इन 3 बीवी के झमेले से निकाल दे। क्यों मेरा एक्सीडेंट करवाकर मुझे जीते जी मारना? तू सीधा मुझे अपने पास ही बुला ले ताकि मैं ऊपर जाकर अपनी माँ से लड़ सकूं, जो मैंने कभी नहीं किया। शाम की तीनों बीवियां खुश थी क्योंकि पिंकी की जुबान काली थी। उसका कहा हर एक शब्द सच होता था, पर इस बात को शाम नहीं मानता था और अगले दिन जब वो काम पर जाता है तो सच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके एक्सीडेंट होने के बाद जिस कार से शाम का एक्सीडेंट हुआ था उस कार का मालिक शाम की तीनों ही पत्नियों को बहुत बड़ा काम देता है और इस तरह से शाम की तीनों पत्नियां रातों रात अमीर हो जाती है। पर इन सब के बीच शाम अपनी जान से हाथ धो बैठता है। शायद इस बार सच में भगवान ने शाम की सुन ली थी
अब शाम की तीनों पत्नियां उसके जाने के बाद आराम से अपना जीवन काटती है। जादुई बच्चा और सौतेला बाप। कमला अपने 5 वर्षीय बेटे अर्जुन के साथ जंगल में अकेली रहती थी। तभी एक रोज नीरज नाम का एक व्यक्ति जो कि घायल अवस्था में होता है वो जंगल पहुंचता है और दर्द से चिल्लाते हुए एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। नीरज की आवाज सुनकर कमला अपनी झोपड़ी से बाहर आती है और नीरज को देख उसके पास जाकर उससे बोलती है, आप कौन हैं और आपको इतनी चोट कैसे लगी? मेरा नाम नीरज है, मैं एक ठाकुर हूँ। मेरे कुछ दुश्मनों ने मेरा ये हाल किया है। उन्होंने रात का फायदा उठाया और मेरे घर में कुछ गुंडों के साथ घुस गए और उन्होंने मेरे घर को आग लगा दी। बस इसी में मेरी ये हालत हो गई। जैसे तैसे करके मैं अपनी जान बचाकर इस जंगल में आया हूँ, पर मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा देर जी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा आधे से ज्यादा शरीर जल चुका है। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलिए। इतना बोलकर कमला नीरज को अपने कंधे का सहारा देते हुए अपनी झोपड़ी में ले जाती है, जहां वो नीरज के लिए लेप बनाने लगती है। परंतु इसी बीच नीरज की आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही नीरज की आंखें बंद होती हैं, कमला नीरज की चोट पर मलहम लगाते हुए अपने बेटे अर्जुन को आवाज देती है, अर्जुन, अर्जुन बेटा कहाँ है? जल्दी आ, देख यहाँ किसी को तेरी मदद की जरूरत है। कमला के बोलते ही एक तेज रोशनी कमला के सामने प्रकाशित होती है और अर्जुन अपनी माँ की आवाज सुनकर उसके सामने प्रकट हो जाता है। अर्जुन के आते ही कमला अर्जुन से बोलती है, बेटा ये अपने गांव के ठाकुर जी हैं, तुझे इनकी जान बचानी है। उनके कुछ दुश्मनों ने उनके घर में घुसकर आग लगा दी। इनका घर पूरी तरह से जल चुका है, साथ ही ये भी जल चुके हैं। अब तू ही इन्हें बचा सकता है। तेरे पास जादुई शक्तियां हैं, तू एक जादुई बच्चा है, तू किसी को भी ठीक कर सकता है। माँ, मुझे सब पता है और मैं अपनी शक्तियों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। भले ही मेरी उम्र 5 वर्ष है, परंतु मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं एक जादुई बच्चा हूँ। मैं बाकी बच्चों से बहुत अलग हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपने गांव के ठाकुर को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इनकी जान जरूर बचा लूंगा और इनके ठीक होने से पहले मैं एक बार फिर से इनके घर को ठीक कर दूंगा। इतना बोलकर अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और नीरज की चोट पर अपने हाथों को फेरने लगता है। जहां जहां अर्जुन हाथ रखता, नीरज की चोट ठीक हो जाती। कुछ ही समय में नीरज की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो होश में आ जाता है। जब वो होश में आता है तो वो अपने सामने कमला और उसके बेटे को देखता है। अर्जुन को देखकर नीरज कहता है, ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ ठाकुर जी। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा कोई बच्चा भी हो सकता है। इतना बोलकर नीरज अपने घाव को देखता है और वो देखता है कि उसके सारे घाव भर चुके हैं। ये देख नीरज बहुत हैरान हो जाता है और कमला से बोलता है, ये चमत्कार कैसे हुआ? इतनी जल्दी मेरे सारे जख्म कैसे भर गए? क्या किया तुमने? मेरी माँ के हाथों में जादू है, वो किसी की भी चोट को ठीक कर सकती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर नीरज वहां से उठने लगता है, परंतु कमजोरी होने की वजह से वो उठ नहीं पाता और एक बार फिर से अपनी जगह पर गिर जाता है। यह देख कमला नीरज से बोलती है, आप जहां हैं वहीं रहिए, अभी आप अंदर से कमजोर हैं। कमला की बात सुनकर नीरज वहीं पर बैठ जाता है और अब इसी तरह से कमला नीरज की देखभाल करती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते नीरज कमला से प्यार करने लगता है और बहुत जल्द उससे शादी कर लेता है। शादी होने के बाद एक दिन कमला नीरज से बोलती है, आप एक ठाकुर हैं और मैं गरीब। आपने मुझसे शादी करके मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मेरे अनाथ बच्चे को बाप का नाम दिया। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी घर में बिताएं। आप हमें अपने घर ले चलिए। मेरा घर तो पूरी तरह से जल चुका है कमला। मैंने तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया तो था। आपने अपने बारे में सब कुछ मुझे बताया है, परंतु मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। कौन सी बात? यही कि हमारा बच्चा एक जादुई बच्चा है और अर्जुन ने ही जादुई शक्तियों की मदद से आपको ठीक किया है और उसने ही अपनी जादुई शक्तियों की मदद से आपका जला हुआ घर भी ठीक कर दिया है। क्या मेरा बेटा जादुई है? तुमने मुझसे ये बात इतने दिनों तक क्यों छुपाई? मुझे डर लगता था अगर किसी को अर्जुन की जादुई शक्तियों के बारे में पता चला तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, परंतु आप इसके पिता हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बात बता दी। और अब मैं चाहती हूँ कि हम तीनों अपने घर में जाकर
अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। नीरज को जब अर्जुन की जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। उस समय तो वह अर्जुन के साथ अपने घर जाने के लिए हाँ कर देता है, परंतु मन ही मन सोचने लगता है कि किस तरह से वो अपने सौतेले बेटे की शक्तियों को छीन सके, और इसीलिए वो गांव में जाने से एक रात पहले ही कमला को मार डालता है। परंतु ये सब कुछ अर्जुन देख लेता है। आप बहुत गंदे हैं पापा, आपने मेरी माँ को मार डाला। आपने मेरी माँ को क्यों मार डाला? हाँ, मारा मैंने तेरी माँ को, और मैंने तेरी माँ को तेरी वजह से मारा। मैं कोई ठाकुर नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा चोर हूँ। गांव वालों ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था तो उन्होंने मुझे उसी घर में कैद करके चला दिया। सभी गांव वालों की नजरों में मैं मर चुका हूँ, पर तूने और तेरी बेवकूफ माँ ने मेरी जान बचाई, और अब वो मेरे साथ उस हवेली में रहने के लिए जाना चाहती है। पर मैं तुम दोनों को कैसे ले जा सकता हूँ उस घर में जो घर मेरा है ही नहीं। मेरी सच्चाई तेरी माँ को बहुत जल्द पता चलने वाली थी, इसलिए मैंने तेरी माँ का राम नाम सत्य कर दिया। अब तेरी बारी है, अब मैं तुझे मारकर तेरी सारी जादुई शक्तियां छीन लूंगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे ये जादुई शक्तियां इसलिए मिली थी ताकि मैं तुम जैसे पापियों का विनाश कर सकूं। तुमने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर अर्जुन एक विशाल रूप ले लेता है और अपने पैरों के नीचे अपने पिता को रौंद देता है। इस तरह से नीरज की मृत्यु हो जाती है। नीरज के मरने के बाद अर्जुन एक बार फिर से छोटे से बच्चे में तब्दील हो जाता है और आंखें बंद करके वो अपनी माँ के हाथों को सहलाता है, और देखते ही देखते उसकी माँ कुछ ही देर में जीवित हो जाती है। ओह मेरे बच्चे, तूने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे फिर से जीवन दान दे दिया है, अब तू रो मत। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता माँ। मैं आपको इस जंगल में मिला, मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है, पर आपने मुझे पाला और मेरे लिए इस जंगल में ही बस गई। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए माँ। काश कि तेरे नसीब में भी खुशियाँ होती और मैं तेरी खुशियों को तेरी झोली में डाल सकती। अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। माँ, आप मेरे साथ हो, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। तू भूल गया बेटा तेरे आंसू कितने कीमती हैं। तेरे आंसू हीरे बन सकते हैं। अभी इस इंसान को पता चला तो ये तुझे मारने के लिए आ जाएगा, और उसने मुझे भी मार डाला। अगर किसी और को पता चला तो वो भी हमें मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे कभी रोना नहीं है। अपनी माँ के कहने पर अर्जुन रोना बंद कर देता है, परंतु अर्जुन की आंखों से निकले कुछ बूंद आंसू के हीरे में तब्दील हो जाते हैं, जिसे बेचकर कमला अर्जुन के साथ उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। जिसके बाद से वो किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करती और अकेले ही अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करती है।